Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the question of general awareness asked in shift 2 of 10 सितंबर SSC CGL Tier 1 एग्ज़ाम के, जो कि आज शिफ्ट हुआ है। तो 1 के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अब 2 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन मून व्हेन यू विल हियर ऑन अर्थ। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर चांद पे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो हमें मून पे कब अर्थ पे कब सुनाई देगा। ठीक है, सो हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि चांद पे कोई ऐसा मीडियम नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि अर्थ पे अवेलेबल है, इसीलिए हम सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा भी फिनोमिना है कि जैसे विंटर में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है एज समर के कंपैरिजन में, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है विथ विच बैटल डिड ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इन इंडिया। देखिए कौन सा ऐसा बैटल हुआ और आफ्टर दैट बैटल ब्रिटिश रूल हमारे जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुआ। सो बैटल ऑफ बक्सर जाना जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, और 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल हुआ। मुग़ल जो किंग थे शाह आलम II और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, ये दोनों साथ में लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो किंग थे नवाब ऑफ बंगाल एंड मुग़ल किंग शाह आलम II, इन दोनों के बीच ये बैटल हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। सो पोर्तुगीज़ थे इंडिया में सबसे पहले आने वाले। ठीक है, और उसमें वास्को द गामा जो कि सबसे पहले इंडिया में आए थे कैलीकट इस जगह पे 20 मई 1498 में। ठीक है, सो ये फेमस डेट है, सबको पता होती है कि 1498 में वास्को द गामा यहाँ पे आए थे इंडिया में। ठीक है, और जो यूरोपियंस थे ना वो सेकंड सेलर थे फिर इंडिया में आने, यानी पोर्तुगीज़ के बाद वो आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे परमानेंट मेंबर पूछा है हमें यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो 5 कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो वो है चाइना, फ्रांस, रशिया एंड UK एंड US। ठीक है, और 10 जो है 10 कंट्रीज जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जो कि हर 2 साल बाद उनको इलेक्ट किया जाता है उन कंट्रीज़ को जनरल असेंबली के थ्रू, और उसकी टर्म डेट भी होती है। ठीक है, तो वो कंट्रीज जैसे अंगोला, इजिप्ट। ठीक है, और फिर हम अगर बात करें तो जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल, स्पेन, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये जो कंट्रीज़ है नॉन परमानेंट मेंबर्स है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, रशियन फेडरेशन एंड दी यूनाइटेड किंगडम एंड दी यूनाइटेड स्टेट्स, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करने की जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये 189 कंट्रीज जो है 189 कंट्रीज़ इनका बना हुआ एक, ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF की, जितनी वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, और इसके CEO है अभी क्रिस्टीन लगार्डे, जो कि 2011 में नियुक्त की गई थी और अभी तक वही है CEO। हेडक्वार्टर कहाँ पे है IMF का? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, और IMF बनाने के पीछे एक ये ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे फोस्टर ग्लोबल monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है इनको अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है कि नॉर्थ से साउथ जो है कंट्रीज़ को आप अरेंज कीजिए। ठीक है, सो कंट्रीज़ ने सिटीज़,
सो इन इसमें ऑप्शन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से ऑप्शन थे, इन्होंने भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची ऐसे दिया हुआ है। सो देखिए हमें जनरल आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ स्टेट्स कौन से हैं, साउथ स्टेट्स कौन से हैं, ईस्ट कौन से हैं, वेस्ट कौन से हैं, तब जाके उन अगर स्टेट से सिटीज़ आती है तो हमें अरेंज करने को हम अरेंज कर पाते उसको, ठीक है। सो जैसे नॉर्थ में जो स्टेट्स आते हैं इंडिया के, वो जो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुदुचेरी, सॉरी दिल्ली एंड चंडीगढ़, ओके, दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है, और पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स जो हैं नॉर्थ में आते हैं, ठीक है। अब साउथ में कौन से स्टेट्स आते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, देन तेलंगाना, और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी, ठीक है, ये साउथ इंडिया में। ईस्ट इंडिया में कौन सी कंट्री सॉरी कौन से स्टेट्स आएंगे? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। ईस्टर्न इंडिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये जो सारे स्टेट्स हैं ये ईस्ट इंडिया में आएंगे, ठीक है। और वेस्टर्न, अब वेस्टर्न की बात करते हैं, वेस्टर्न में कौन से आएंगे? तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, और यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो अब ये स्टेट्स अगर आपको पता है एक्चुअल में कौन से स्टेट्स कौन सी दिशा में आते हैं, तो फिर आप सिटीज़ को प्रॉपरली अरेंज कर पाए। मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिटीज़, ये जो सिटीज़ है ये तो मोस्टली यहाँ पे साउथ से सिटी दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी? देखिए इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है। सो इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं डिक्लेयर करते, वो रिटर्न रिक्वेस्ट होती मिलती है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, तब जाके वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, तो कब कब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है? तो देखिए 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था उस टाइम पे, फिर 1971 में इंडो पाकिस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, और फिर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी प्रेसिडेंट के थ्रू, वो, ठीक है। तो देखिए इमरजेंसी के हमें टाइप्स भी पता होने चाहिए कि कौन से टाइप की इमरजेंसी लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी लगती है जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत, बाद में स्टेट इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत। याद रखना बहुत आसान है, 4 का डिफरेंस है तीनों इमरजेंसीज में, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंस, 352, 356, 360, ठीक है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इंडिया में नहीं लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी रिलीजियस रिफॉर्म्स? देखिए यहाँ पे अभी पूछा है कि कौन लोग थे जो रिलीजियस सोशियो रिफॉर्मर्स नहीं थे, सोशियो रिफॉर्म में जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे पूछा गया। एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे पता नहीं ऑप्शन क्या होंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हमारी इंडिया में हुए हैं उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है आपको, ठीक है। सो जैसे एनी बेसेंट, बाद में बाबा आमटे, BR अम्बेडकर, धोंडो केशव कर्वे, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, कबीर, फिर कंदुकुरी वीरा सलिंगम, पांडुरंग शास्त्री आठवले, पेरियार EV रामास्वामी, राव बहादुर हरि रावजी चिपलूनकर, बाद में श्रीराम शर्मा आचार्य, विजयपाल बघेल, विनोबा भावे, वीरचंद गांधी, विट्ठल रामजी शिंदे, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। देखिए इतने सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये जिन्होंने बहुत सोशल कंट्रीब्यूशन जिनका है सोशल रिफॉर्म में, तो ये है लिस्ट। अब इनके अतिरिक्त अगर आपको कोई नाम दिखता है तो वो शायद जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपको पता होने चाहिए जिन्होंने सोशल रिफॉर्म में कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन अब मैंने सुनामी का एक आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया। एक्चुअल में सुनामी क्या होता है, तो वो सिस्मिक वेव होता है जो कि मोस्टली वाटर बॉडीज़ में क्रिएट होता है, सीरीज़ होती उसकी सीरीज़ क्रिएट होती है, और मोस्टली वो लार्ज वाटर बॉडी जो होती है जैसे ओशंस रहे इनमें क्रिएट होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
विच इज़ नॉट अ न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ मिल्क। देखिए न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ मिल्क जो होता मिल्क में जो होता है न्यूट्रिशन जो विटामिन्स होते हैं उसमें कौन सा जो ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट नहीं होते। सो विटामिन सी जो होता है उसमें वो नहीं होता न्यूट्रिशनल कंटेंट, ठीक है। तो अब हमें पता होने चाहिए कौन से मिल्क में विटामिन्स होते हैं। तो ए, B6, B12, C, D, K, E, थियामिन, नियासिन, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट्स एंड पेंटोथेनिक एसिड, ये सारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स कौन है। इम्पोर्टर्स जो ज़्यादा मिल्क कंज्यूमर्स है वो है चाइना और रशिया। और अब एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन है मिल्क में। तो देखिए काऊ मिल्क में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काऊ मिल्क में। शिप मिल्क में चाइना, शिप के मिल्क में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जो बफेलो और गोट का जो मिल्क है उसमें इंडिया इज़ द नंबर 1 कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो पेपर क्या होते हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ जो स्पाइस होता है, यानी हम तीखा जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं उसका टाइप है। लेकिन ये मोस्टली कहाँ पे आता है ये, तो ये श्रब्स जो होते हैं ट्री श्रब्स उस पे ये पेपर आता है। सो हम प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे। द यूनाइटेड स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेपर। देखिए लार्जेस्ट इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है पेपर का, यूनाइटेड स्टेट्स। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है इंडिया, इंडिया इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है स्पाइस। और अभी ब्राज़ील भी इस रेस में आ रहा है। और ब्लैक एंड वाइट पेपर कम फ्रॉम द श्रब। देखिए ये जो श्रब होती है ट्रीज़ की उससे ब्लैक एंड वाइट पेपर आता है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप वही पेपर्स का ही है। द वेरियस स्पाइसेस ऑफ पेपर आर ग्राउंड मोस्टली ऑन वुडी श्रब्स और स्मॉल ट्रीज एंड वाइन्स इन द ट्रॉपिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वहाँ पे ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन था, एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Particulate matter is the sum of all solid and liquid particles suspended in air, many of which are hazardous। देखिए ये ज़्यादातर आपको नुकसान ही पहुँचाएंगे। तो ये होते हैं जैसे डस्ट पोलन, फिर सूट, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डंपिंग। डंपिंग के बारे में पूछा है। देखिए एक डंपिंग तो आपको पता होती है कि जो गार्बेज होता है, जो वेस्ट होता है, जिसे हम फिर बाहर एक जगह पे जैसे डंपिंग ग्राउंड हम कहते हैं वहाँ पे हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन जो एक शहर का भी डंपिंग ग्राउंड होता है, लेकिन ये एक्चुअल में एक डंपिंग जो टर्म है ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वहाँ पे ऑप्शंस क्या होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड जो टर्म है डंपिंग का वो मेंशन कर दिया। जैसे ये एक सिचुएशन होता है इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, वेयर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन सोल्ड इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, देखिए जो इम्पोर्ट करने वाला कंट्री है इज लेस दैन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है तो वो इम्पोर्टिंग कंट्री में जो है प्राइस उससे जो बिकता है तो वो लेस होता है जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, सो यानी ये फिनोमिना है जो प्राइस पॉलिसी में आता है, ठीक है। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले थे। सो अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। एंड रिपीट हो रहे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो अभी जो भी लास्ट शिफ्ट्स बची है 3, सो वो 3 शिफ्ट्स में जो है आप जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए जनरल अवेयरनेस के प्लीज़ उसको रेफ़र कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको शायद उससे 5 to 6 क्वेश्चंस मिले। सो 10 to 12 मार्क का वहाँ पे डिफरेंस एकदम से आपको मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ।